ठीक है, तो हम लोग जो आज चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम क्या है, एनिमल किंगडम। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग दे देते हैं, चैप्टर का नाम लिख लेते हैं एनिमल किंगडम। और आज हम लोग एनिमल किंगडम में स्टार्ट कर रहे हैं, तो कुछ बेसिक पहले बातें कर लेते हैं एनिमल किंगडम में, जो कि हमको जानना चाहिए, जिससे हमारा आगे का चैप्टर क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। जैसे कि सबसे पहले हमारा हेडिंग ये होना चाहिए कि इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ एनिमल्स। इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ एनिमल्स। अगर कोई एनिमल है तो उसमें कुछ ना कुछ फीचर होगा, जिस आधार पर हम उसको क्या बोलेंगे कि एनिमल है। तो जो इम्पॉर्टेंट फीचर्स है ना, तो इस फीचर में सबसे पहला फीचर तो हम ये लोग लिखते हैं कि ऑल एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर। जितने भी एनिमल होंगे ना, उस सब के सब क्या होंगे, मल्टी सेलुलर। और मल्टी सेलुलर का मतलब तो ये तो आता ही होगा। मल्टी सेलुलर का मतलब क्या होता है, मल्टी मतलब मेनी और सेलुलर मतलब सेल, यानी कई सारे सेल से मिलकर एनिमल बने हुए होते हैं। ठीक है, दूसरा फीचर जो होगा, जो आपको जानना चाहिए, ऑल एनिमल्स आर यूकैरियोट्स। ऑल एनिमल्स आर यूकैरियोट्स। और अब ये यूकैरियोट्स क्या होता है, तो पहले भी पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, ये सेल वाले चैप्टर में पढ़ना भी है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर लिख लेंगे ताकि आपको समझ में आएगा। यूकैरियोट्स हम उसको बोलते हैं जिसके पास ना वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। हैविंग वेल डेवलप्ड क्या, न्यूक्लियस, जिसके पास क्या होता है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। चलिए, ये बात हो गया। तीसरा फीचर क्या होगा एनिमल का, तो जितने भी एनिमल्स होंगे उसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट तो होता है, ये बात आप लोग जानते होंगे। तो इस पॉइंट को हम लोग लिखेंगे कि ऑल एनिमल शो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ऑल एनिमल्स शो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात आपको यहीं पर बता दूं, हालांकि आगे आपको देखने को मिलेगा कि डेवलपमेंट जो है ना सरकार, ये डेवलपमेंट भी दो तरह का हो सकता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। डायरेक्ट डेवलपमेंट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, सही से लिख देते हैं इसको, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है बात। तो अभी तक मैंने बस 3 फीचर की बातें की है। कौन कौन सा, ऑल एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर, ऑल एनिमल्स आर यूकैरियोट्स, ऑल एनिमल्स शो ग्रोथ। देखिए यहाँ पर स्पेलिंग छूट गया है, इसको हम लोग करेक्ट कर लेते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सारे एनिमल में क्या होगा, ग्रोथ होगा और क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट भी दो तरह का हो सकता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का क्या मतलब हुआ, है ना, डायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है, तो इसको सुनिए फिर से ध्यान से। पहले यहाँ तक नोट करिए ना, पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए होंगे। अब हम लोग आगे बात करते हैं। जैसे कि हम अभी बात कर रहे हैं कि डेवलपमेंट भी सर दो तरह का होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों में क्या अंतर है, जरा ये हम लोग देखते हैं। इसे मैं मिटा देता हूँ। देखिए, एक चीज़ आप लोग पहले से जानते होंगे और नहीं जानते हैं तो अभी के लिए सुन लीजिए, आगे तो डिटेल में पढ़ना ही है। ऐसा कि एक मेल गैमेट यानी कि स्पर्म और एक फीमेल गैमेट ओवम,
दोनों जब फर्टिलाइज करता है, स्पर्म और ओवम दोनों साथ में फर्टिलाइजेशन जब दोनों का होगा तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है, कुछ ऐसा जाइगोट बनता है। फिर इसी जाइगोट से आगे चल कर के एम्ब्रायो बनता है। चलिए बहुत अच्छा, एम्ब्रायो बनता है। और मैं आपको बता दूं, अब इसी एम्ब्रायो में आगे फर्दर डेवलपमेंट होता है और एडल्ट बनता है। तो देखने को ये मिलता है ना कि इस एम्ब्रायो में डिवीजन होगा, डिवीजन या फिर इसी को हम लोग क्लीवेज बोल सकते हैं, क्लीवेज होगा। और इससे आगे चल करके क्या देखने को मिलेगा, एडल्ट। एक तो ये हो सकता है, लेकिन एक ये भी केस हो सकता है कि डायरेक्ट एडल्ट ना बन के पहले एक स्टेज आएगा। देखिए मैं बताता हूँ, वेट करिए, आराम से सुनिए। पहले लार्वा बनेगा और फिर इस लार्वा से आगे चल करके क्या बनेगा, एडल्ट बनेगा। यानी कि दोनों केस में, इसमें और इसमें बस अंतर ये है कि इस वाले केस में एम्ब्रायो से डायरेक्टली हमको क्या दिख रहा है, एडल्ट। लेकिन इस वाले केस में एडल्ट से पहले एक स्टेज आ रहा है, कौन सा, लार्वा स्टेज आ रहा है। तो इस डेवलपमेंट को, ऐसा जो डेवलपमेंट होता है इसे बोलते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। और ये जो डेवलपमेंट है जिसमें लार्वा प्रेजेंट होता है, इस डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो इस बात को हम लोग लिख लेते हैं। ये जो डेवलपमेंट है ये हो गया डायरेक्ट डेवलपमेंट, डायरेक्ट डेवलपमेंट। और ये जो डेवलपमेंट है ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। चलिए अच्छी बात है। जैसे कि ये फ्रॉग देखें, फ्रॉग, मेढक। तो फ्रॉग जो होता है ना, तो वो डायरेक्ट फ्रॉग को जन्म नहीं देता है। यानी कहने का मतलब है फ्रॉग डायरेक्ट एडल्ट स्टेज में नहीं होता है, उससे पहले एक लार्वा आता है जिसको बोलते हैं टैडपोल, है ना। तो टैडपोल में ही चेंजेज होता है, धीरे धीरे वही टैडपोल आगे चल करके एडल्ट फ्रॉग बन जाता है। तो ये जो है ना, तो फ्रॉग के केस में डेवलपमेंट कैसा हुआ, इनडायरेक्ट हुआ, है ना। जहाँ भी लार्वा दिखेगा एडल्ट से पहले, वहाँ डेवलपमेंट हम लोग क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट। लेकिन इंसान का एग्जाम्पल ले लें, ह्यूमन का एग्जाम्पल अगर ले लें, तो ह्यूमन में क्या होता है, डायरेक्ट एडल्ट का जन्म होता है, यहाँ लार्वा थोड़े बनता है। तो ह्यूमन में डेवलपमेंट कैसा होगा, डायरेक्ट। तो बस यही याद रखना है, जहाँ लार्वा वाला स्टेज दिखेगा वहाँ डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, और जहाँ लार्वा नहीं होगा वो डेवलपमेंट डायरेक्ट। इसको नोट कर लीजिए एक बार, इसे नोट कर लीजिए। हो गया, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा है, आप लोग नोट कर लिए। अब हम लोग आगे चलते हैं, कुछ और भी फीचर्स बात करते हैं। यानी अभी तक हम लोग क्या क्या बात किए, फिर से एक बार सुन लीजिए। हम लोग बात किए कि एनिमल्स का फीचर्स, हमारा हेडिंग यही ना है, इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एनिमल्स। इस इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एनिमल्स में हम लोग 3 फीचर अभी तक बात किए हैं कि ऑल एनिमल आर मल्टी सेलुलर, ऑल एनिमल्स आर यूकैरियोट्स, ऑल एनिमल्स शो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट भी 2 टाइप का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या अंतर है, यहाँ पर समझ में आ गया होगा। डायरेक्ट में यहाँ पर डायरेक्टली क्या दिख रहा है, एडल्ट। लेकिन इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में पहले लार्वा बनता है और फिर बाद में एडल्ट बनता है। चलिए अब अगला फीचर हम लोग बात कर लेते हैं। नेक्स्ट फीचर में देखते हैं क्या है। फीचर नंबर 4। फीचर नंबर 4 को अगर हम देखें तो यहाँ पर हम एक पॉइंट लिख रहे हैं, ऑल एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स, जितने भी एनिमल होते हैं वो सब कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। हेटेरोट्रॉप्स का मतलब समझते हैं, वैसे ऑर्गेनिज्म या फिर वैसे एनिमल जो अपने फूड के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड रहते हैं, है ना। तो इसमें आपको एक बात लिखाएंगे कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली
डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड। फूड के लिए डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? प्लांट्स के ऊपर। कैसे? थोड़ा सा हम लोग एग्जाम्पल दे के देखते हैं कैसे। जैसे देखिए, ग्रास था, इस ग्रास को खाया डियर। डियर मतलब समझते हैं क्या होता है? हिरन। तो इस ग्रास के ऊपर ये डियर कैसे डिपेंड है? डायरेक्टली डिपेंड है। ग्रास नहीं होगा तो डियर भी नहीं होगा, है ना। तो ये जो डिपेंडेंसी दिख रहा है ना, ये ना डायरेक्टली दिख रहा है, डायरेक्टली डिपेंड है, डायरेक्टली डिपेंड हम लोग यहाँ ये दिखा रहे हैं। लेकिन इस डियर को खा लिया लायन। इस डियर को कौन खाया? लायन। तो क्या लायन तो डियर को खा रहा है, तो क्या लायन ग्रास के ऊपर डिपेंड नहीं है? है, लेकिन इनडायरेक्टली। कैसे? अगर ग्रास होगा ही नहीं तो डियर इसको कैसे खाएगा? ग्रास नहीं होगा तो डियर भी नहीं होगा, और डियर नहीं होगा तो लायन क्या खाएगा? यानी कि लायन भी ना इस ग्रास के ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेकिन ये डिपेंडेंसी कैसा है? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट डिपेंड है, इनडायरेक्ट डिपेंड है। तो यही बातें लिखा गया है, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट फॉर फूड। जो एनिमल होंगे वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड हैं? प्लांट के ऊपर, अपने फूड के लिए। इस पॉइंट को भी नोट करिए, 4th नंबर पॉइंट को नोट कर लीजिए। हम अभी बहुत बेसिक बातें कर रहे हैं, है ना, जो आपको जानना चाहिए एनिमल्स के बारे में, ये सब चीज़ें एकदम बेसिक से हम लोग, जितना आपको ज़रूरत है, जितना आपका सिलेबस में है, जितना से क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में या फिर कहीं भी, हम लोग वहाँ तक जाएंगे। एकदम शुरुआत से स्टार्ट किए हैं, हो गया होगा, नोट कर लिए। चलिए अब आगे चलते हैं। ये था 4th नंबर फीचर। अब हम लोग 5th नंबर फीचर की तरफ चलते हैं। और भी कुछ फीचर है? हाँ है, देखते हैं क्या फीचर है। फीचर तो बहुत सारे होते हैं, बट हम लोग इम्पॉर्टेंट फीचर्स के बारे में देख रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स में देखने को मिले। अगला फीचर जो है ना 5th नंबर में, वो है लोकोमोशन। लोकोमोशन, देखिए लोकोमोशन के बारे में तो एक अलग से चैप्टर ही पढ़ने का है हम लोग के सिलेबस में, हम लोग के सब्जेक्ट में। लेकिन अभी के लिए बस ये याद रखें, लोकोमोशन का मतलब जानते होंगे, नहीं जानते तो सुन लीजिए। लोकोमोशन का मतलब क्या होता है? चेंज इन पोजीशन। मतलब मैं अभी यहाँ पर चुपचाप खड़ा हूँ तो कोई लोकोमोशन अभी नहीं हो रहा है, लेकिन मैं यहाँ से चल कर के ऐसे यहाँ पर गया, पोजीशन में चेंज हुआ। पहले मैं यहाँ था, अब यहाँ पर आ गया। तो ये जो पोजीशन में चेंज हुआ ना, इसी को क्या बोलते हैं? लोकोमोशन। तो मेरा क्वेश्चन है कि क्या सारे एनिमल में लोकोमोशन होता है? क्या सारे एनिमल चल सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह? तो आंसर होगा नहीं। आपको तो लगता होगा कि सारे एनिमल में लोकोमोशन होता है, क्योंकि आप सबको चलते हुए देखते होंगे। शेर, बिल्ली, हाथी, ऊँट, सबको आप चलते हुए देखते हैं। तो इतने ही एनिमल थोड़े हैं जो आप देखते हैं, वैसे भी एनिमल है जो आप नहीं देखे हैं। तो इसमें ये लिखेंगे हम लोग कि मोस्ट ऑफ द एनिमल, हमने ऑल नहीं लिखा है, मैंने क्या लिखा है? मोस्ट। मोस्ट ऑफ द एनिमल, मोस्ट ऑफ द एनिमल शो लोकोमोशन। अधिकांश एनिमल में क्या होता है? लोकोमोशन होता है। तो बोलेंगे कि अधिकांश एनिमल में लोकोमोशन होता है, यानी कुछ ऐसे भी एनिमल होंगे जहाँ पे लोकोमोशन नहीं होता है। हाँ बिल्कुल सही बात है, इस पॉइंट को भी लिखवा देते हैं। फ्यू लोअर एनिमल्स, फ्यू लोअर एनिमल्स, फ्यू लोअर एनिमल्स आर सेसाइल, आर सेसाइल। सेसाइल का मतलब जानते हैं क्या होता है? अटैच्ड विथ
अटैच्ड विथ सॉलिड सबस्ट्रेटम, अटैच्ड विथ सॉलिड सबस्ट्रेटम या फिर सरफेस। यानी कि कुछ लोअर एनिमल ऐसे भी हैं जो कि सेसाइल होते हैं। सेसाइल कहने का मतलब जो किसी सरफेस से हमेशा चिपके हुए रहते हैं, ठीक है ना, उसको क्या बोल रहे हैं, सेसाइल। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कौन से ऐसे एनिमल है जो कि सेसाइल हैं। तो इसका अगर हम लोग एग्जाम्पल लिखें ना, तो इसका एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पॉडीफेरा। यानी कि मोस्ट ऑफ द एनिमल में लोकोमोशन होता है, लेकिन कुछ लोअर एनिमल ऐसे भी हैं जहाँ पे लोकोमोशन नहीं होगा। वो कैसे होंगे, सेसाइल होंगे। सेसाइल का मतलब अटैच्ड विथ सॉलिड सबस्ट्रेटम या फिर सरफेस। और इसी का एग्जाम्पल क्या है, पॉडीफेरा। ये पॉडीफेरा क्या होता है, सेसाइल होता है। चलिए, बहुत अच्छा बात है। अगला फीचर हम लोग लिखते हैं, पहले इसको नोट करिए, तो इसे नोट कर लीजिए। चलिए, आप लोग नोट कर लिए होंगे इस पॉइंट्स को, है ना, तो एक बार नोट कर लीजिए, कर लीजिए। हो गया, ठीक है। ये था 5th नंबर फीचर। और भी कुछ फीचर है, हाँ और भी फीचर है, हम लोग देखते हैं उस फीचर को। जैसे नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का मतलब समझते हैं, नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन, ये सब की बातें होगा उसमें, है ना। तो क्या सारे एनिमल के पास नर्वस सिस्टम होता है? पॉइंट नंबर क्या था, 6, नर्वस सिस्टम। तो मैं आपको बता दूं, सारे एनिमल में नहीं होता है, मोस्ट ऑफ द एनिमल में नर्वस सिस्टम होता है। यहाँ भी कुछ एक्सेप्शन है, कुछ ऐसे एनिमल है जहाँ पे नर्वस सिस्टम नहीं होता है। जैसे कि इस पॉइंट को पहले हमको लिख लेने दीजिए। मोस्ट ऑफ द एनिमल हैव नर्वस सिस्टम। अधिकांश एनिमल के पास क्या होता है, नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द एनिमल हैव नर्वस सिस्टम। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन का मतलब समझते हैं, एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद, है ना। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन यानी कि जिनमें नर्वस सिस्टम नहीं होता है। तो एक्सेप्शन में क्या हो जाएगा, पॉडीफेरा, वही पॉडीफेरा। यानी कि पॉडीफेरा में नर्वस सिस्टम नहीं होता है। इस पॉइंट को भी नोट करिए आप लोग। हो गया होगा, ठीक है। अब एक फीचर और है 7th नंबर में, रिप्रोडक्शन। एक और फीचर है आपको, रिप्रोडक्शन। तो फिर से मेरा क्वेश्चन आप लोग से है, क्या सारे एनिमल में रिप्रोडक्शन होता है? तो फिर से आंसर होगा नहीं। फिर से हम लोग यही लिखेंगे कि मोस्ट ऑफ द एनिमल शो रिप्रोडक्शन। मोस्ट ऑफ द एनिमल रिप्रोडक्शन शो करते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी हैं। एक्सेप्शन यानी जहाँ पर रिप्रोडक्शन नहीं होता है। एक्सेप्शन, हम लोग एक्सेप्शन की बातें कर लेते हैं। एक्सेप्शन, ठीक है ना। तो कौन कौन से ऐसे हैं जहाँ पर रिप्रोडक्शन नहीं होता है? तो एक तो हो जाएगा म्यूल। म्यूल एक ऐसा एनिमल है जिसमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है। वर्कर हनी बी, वर्कर हनी बी। कुछ ऐसे इंसान भी होते हैं जिसमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है, उन्हें बोलते हैं स्टेराइल ह्यूमन कपल। स्टेराइल
ह्यूमन कपल, स्टेराइल ह्यूमन कपल। तो इस पॉइंट को नोट करिए आप लोग। चलिए यहाँ तक नोट कर लिए, ठीक है। तो अभी तक जो हम लोग बात किए ना, वो हम लोग क्या बात कर रहे थे, इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ एनिमल। एक बार मैं क्विकली रिवाइज करवा देता हूँ कि एनिमल के कौन कौन से फीचर हम लोग नोट किए हैं। इसे मैं मिटाता हूँ। तो सुनिए, इसको लिखिएगा नहीं, आप लोग कॉपी में तो लिख चुके हैं, बस एक बार मैं सबको एक जगह लिख देता हूँ। पहला फीचर क्या था, ऑल एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर। जितने भी एनिमल होते हैं ना, सब के सब क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। दूसरा फीचर हम लोग क्या बात किए कि ऑल एनिमल्स आर यूकैरियोट्स, ठीक है। तीसरा फीचर हम लोग क्या बात किए, हाँ, ऑल एनिमल्स शो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट में हम लोग क्या बात किए थे कि डेवलपमेंट दो टाइप का था, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ये हम लोग लिख चुके हैं कॉपी में। फिर फोर्थ नंबर फीचर क्या था, ऑल एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉप्स। फिर हम लोग फिफ्थ नंबर फीचर में बात किए थे लोकोमोशन के बारे में। तो लोकोमोशन ना सारे एनिमल में नहीं होता है, मोस्ट ऑफ द एनिमल में लोकोमोशन होता है, मोस्ट ऑफ द एनिमल में लोकोमोशन होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन था जहाँ पे लोकोमोशन नहीं होता है। एक्सेप्शन क्या था, तो पॉरीफेरा में लोकोमोशन नहीं होता है। सिक्स नंबर पॉइंट में हम लोग बात किए थे नर्वस सिस्टम के बारे में, बात किए। और नर्वस सिस्टम में हम लोग बात किए कि मोस्ट ऑफ द एनिमल के पास नर्वस सिस्टम होता है, मोस्ट ऑफ द एनिमल। यहाँ भी कुछ एक्सेप्शन था जहाँ पे नर्वस सिस्टम नहीं होता है, एक्सेप्शन यहाँ भी था। यहाँ पर एक्सेप्शन क्या था, पॉरीफेरा। फिर ना रिप्रोडक्शन की हम लोग बातें किए थे, और हम लोग ये बोले थे कि मोस्ट ऑफ द एनिमल में रिप्रोडक्शन होगा, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स में रिप्रोडक्शन होता है। यहाँ भी कुछ एक्सेप्शन था जहाँ पर रिप्रोडक्शन नहीं होता है, एक्सेप्शन यहाँ भी था। यहाँ पर एक्सेप्शन में क्या क्या था, म्यूल, वर्कर हनी बी, और क्या था, स्टेराइल ह्यूमन कपल। इतना ही हम लोग बात किए हैं अभी तक। यानी ये जो 7 के 7 पॉइंट लिखे हैं, ये क्या है, इम्पॉर्टेंट फीचर जो कि एनिमल्स में देखने को मिल जाएगा। तो इसको याद रखिएगा, ये हम लोग बेसिक बातें किए थे, ठीक है यहाँ तक। अच्छा, नीचे से थोड़ा नहीं दिख रहा है, मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ करके। ये जो है ना, ये पॉइंट आपको नीचे में नहीं दिख रहा है, एक सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा स्टेराइल ह्यूमन कपल। चलिए, ये दिख रहा होगा, शायद क्लियर होगा। हाँ, ये दिख रहा है, चलिए बहुत अच्छा बात है।
तो इतनी बातें ना आप लोग याद रखिएगा, ये सब क्या था, एनिमल्स का इम्पोर्टेंट फीचर्स था। अब मैं चलता हूँ आगे, कुछ और बातें कर लेता हूँ। अब मैं नोट करके कुछ बातें बताता हूँ, जैसे कि नोट करके कुछ पॉइंट बता देता हूँ। जैसे कि पहला नोट में ये है, एनिमल्स जो होते हैं ना वो एक्वेटिक हो सकते हैं। एनिमल्स आर एक्वेटिक, या फिर मैं ऐसे ना लिख करके डायरेक्ट ऐसे लिखता हूँ, यहाँ पर नंबर 1 कर देता हूँ। एनिमल्स आर एक्वेटिक। एक्वेटिक का मतलब क्या होता है, वाटर में रहने वाले को एक्वेटिक बोलते हैं, है ना। तो ध्यान से आप लोग सुनिए और समझिएगा, क्योंकि मैं बहुत बेसिक से एकदम इतना नहीं बताया जाता है, ठीक है। अब एक्वेटिक का मतलब क्या होता है ये सब थोड़े बताया जाता है, लेकिन जिनको नहीं आता है मैं उनको भी लेकर चलता हूँ, हर एक बच्चा को लेकर चल रहा हूँ। तो एक्वेटिक का मतलब क्या हो गया, लिव इन वाटर। और मैं आपको एक जानकारी दे दूं आज कि ये जो एक्वेटिक होता है ना, ये 2 टाइप का हो सकता है, मैरीन वाटर और फ्रेश वाटर। यानी कि कुछ पानी खारा पानी भी होता है, मतलब जिसमें सॉल्टी वाटर होता है, जैसे समुद्र हो गया, महासागर हो गया, वो सब का पानी पीने लायक नहीं होता है, सॉल्टी वाटर होता है। और कुछ वाटर कैसे होते हैं, फ्रेश वाटर, जैसे नदी, तालाब, झरना, ये सब। तो पानी में भी 2 टाइप का पानी हो गया, है ना, एक मैरीन वाटर और दूसरा फ्रेश वाटर। मैरीन वाटर जैसे कि सी हो गया, ओशन हो गया। फ्रेश वाटर जैसे कि रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स, है ना, स्ट्रीम्स, झरना, इट इज। तो एनिमल्स एक्वेटिक हो सकता है, चलिए बिल्कुल सही बात है। दूसरा बात, एनिमल्स टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है। टेरेस्ट्रियल वैसे उनको बोलते हैं जो जमीन पे रहते हैं, तो लिव ऑन लैंड। जो ज़मीन पे एनिमल्स होगा उसको हम लोग टेरेस्ट्रियल एनिमल बोलेंगे। कुछ एनिमल जो होंगे ना वो एरियल होंगे। एरियल मतलब कुछ हवा में भी उड़ते रहते हैं, हवा में भी रहते हैं, जैसे मॉस्किटो, ये सब एरियल हम लोग किसे बोलेंगे, जो लीव या फिर फ्लाई लिख देते हैं, इन एयर, हवा में जो रह रहे हैं, हवा में जो उड़ रहे हैं। फोर्थ में हम बात करें आर्बोरियल। आर्बोरियल वैसे एनिमल को बोलते हैं जो पेड़ के ऊपर रहते हैं, लीव ऑन ट्री। तो फिर से इस बात को सुनिए ध्यान से कि एनिमल्स जो हुआ ना वो एनिमल्स एक्वेटिक हो सकता है, यानी कि पानी में रहने वाला, उसी को क्या बोलते हैं, एक्वेटिक बोलते हैं। ये सी लिखा हुआ है, ठीक है बात। दूसरा बात हम लोग बोले कि एनिमल क्या हो सकता है, टेरेस्ट्रियल हो सकता है, यानी कि ज़मीन पे रह सकता है। एनिमल्स एरियल भी हो सकता है, यानी हवा में रहता है। एरियल्स आर्बोरियल हो सकता है, जो कि पेड़ पर मिलता है। सिंपल सी बात था, याद रखेंगे। पेड़ पर रहने वाले एनिमल को क्या बोलेंगे, आर्बोरियल। हवा में रहने वाले को क्या बोलेंगे, एरियल। जमीन पर रहने वाले को क्या बोलेंगे, टेरेस्ट्रियल। और जो पानी में रह रहा है, वाटर में रहता है, उसको क्या बोलते हैं, एक्वेटिक। तो इस पॉइंट को भी आप लोग नोट कर लीजिए एक बार। हो गया, लिख लिए, ठीक है। तो ये सब बातें हो गई। अब हम कुछ और बातें करते हैं। यहाँ तक हो गया ना। अब हमको क्या देखना है, अभी तक हम लोग बात किए कि इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एनिमल, एनिमल के क्या क्या फीचर होते हैं, हम लोग उसमें 7 पॉइंट बात किए और एक नोट करके पॉइंट लिख लिए। अब हमारा जो अगला हेडिंग होगा वो होगा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स।
बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। देखिए इसका मतलब ये हुआ, इस अर्थ के ऊपर तो एनिमल्स बहुत सारे हैं, तो इतना तो पॉसिबल नहीं है कि हर एक एनिमल को एक एक करके पढ़ सकें हम। इतना पॉसिबल है क्या? नहीं, इतने सारे एनिमल को पढ़ना एक एक करके पॉसिबल नहीं है। तो क्यों ना ऐसा करें कि कुछ एनिमल का एक ग्रुप बना लिया जाए, कुछ एनिमल का एक ग्रुप बना लिया जाए, ग्रुप में क्या कर दिया जाए, उसको बांट दिया जाए, तब एक ग्रुप का हम एक बार पढ़ लेंगे, दूसरे ग्रुप का एक बार पढ़ लेंगे, ऐसा कर सकते हैं। जैसे क्लासिफिकेशन कभी भी किया जाता है तो कोई एक बेसिस होता है, कोई एक आधार होता है, उसी के ऊपर क्लासिफिकेशन करते हैं। और इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल हमेशा लेता हूँ। जैसे कि मान लेते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट आए हुए हैं एडमिशन के लिए, और हमारे पास 3 बैच है, एक मॉर्निंग वाला बैच है, एक आफ्टरनून वाला बैच है और एक इवनिंग वाला बैच है। और सारे लोग बोल रहे हैं कि हमको मॉर्निंग वाले में कंफर्टेबल हो रहे हैं। तो लेकिन बैच का तो कोई कैपेसिटी होगा, हो सकता है एक बैच में हमको 30 बच्चे को ही रखना है और बच्चे कई सारे हैं, तो किसको मॉर्निंग वाला बैच दिया जाए, किसको आफ्टरनून वाला दिया जाए और किसको इवनिंग वाला बैच दिया जाए। तो इसके लिए हम क्या करें कि हम लोग टेस्ट ले लें, जिसका 90 से ऊपर मार्क्स आया है उसका एक बैच बना देंगे, जिसका 80 से 90 के बीच मार्क्स आया उसका दूसरा बैच बन जाएगा, और 80 से नीचे वाले को थर्ड बैच मिल जाएगा। तो ये जो हम लोग क्लासिफिकेशन किए स्टूडेंट का, ये जो हम लोग बैच बनाए, ये क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किए? मार्क्स के बेसिस पे, किसका कितना मार्क्स आया है, ठीक है। या फिर हम मार्क्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन ना कर करके हम ऐसा कर लें, हम लोग बैच बनाएं और उसमें हम लोग ये बोलें कि जो पहले 30 बच्चा आया होगा उसका पहला बैच, जो उसके बाद 30 बच्चा आया उसका दूसरा बैच, जो उसके बाद आया उसको तीसरा बैच। तो ये जो क्लासिफिकेशन हुआ स्टूडेंट का, ये किस बेसिस पे हुआ? कौन पहले आया, आने के बेसिस पे हुआ। तो जब भी क्लासिफिकेशन किया जाता है उसके लिए कुछ ना कुछ एक बेसिस लिया जाता है, एक आधार होता है। उसी प्रकार एनिमल्स को भी हमको क्लासीफाई करना है। इतने सारे एनिमल्स हैं तो इनको किसी न किसी बेसिस पे ही क्लासीफाई करना होगा ना। हम कुछ एनिमल को एक ग्रुप में रख रहे हैं, कुछ एनिमल को दूसरे ग्रुप में रख रहे हैं, किस बेसिस पे, किस आधार पे हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो वो पहले हमको जानना होगा। तो देखिए कौन कौन से ऐसे बेसिस हैं जिसके ऊपर हम एनिमल को क्लासिफाई करेंगे। पहला बेसिस है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा बेसिस जो है वो है जर्म लेयर, जर्म लेयर। तीसरा बेसिस जो है वो है, जर्म लेयर हो गया, सिमेट्री। अगला जो बेसिस है वो है सिलोम, या फिर इसी को बॉडी कैविटी लिख देते हैं, बॉडी कैविटी। अगला जो बेसिस है वो है सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन। फिर अगला जो बेसिस है वो है नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड। फिर अगला जो बेसिस है वो है ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम में भी हमको पढ़ना, जैसे कि ऑर्गन सिस्टम में क्या क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, रिस्पायरेटरी सिस्टम हो जाता है, रिस्पायरेटरी सिस्टम हो जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ऐसे ही कई सारे सिस्टम होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ETC हम लोग कर देते हैं। तो ये कुछ बेसिस हैं जिनके बेसिस पे क्या किया गया है, एनिमल का क्लासिफिकेशन किया गया है। अब ये है क्या, यहाँ तो मैंने बस लिख दिया है। अब हमको एक एक करके सबके बारे में पढ़ना है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जर्म लेयर, सिमेट्री, सिलोम, सेगमेंटेशन, नोटोकॉर्ड, ऑर्गन सिस्टम, है ना। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग एक एक करके
सबको स्टार्ट करेंगे। पहले इसको नोट कर लीजिए सब लोग। हो गया, लिख लिए, ठीक। अब हमको ना एक एक करके सबको देखना है। तो पहला हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल में हम कुछ लोग पॉइंट लिखे हैं। पहला क्या था, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा क्या था, जर्म लेयर, सिमेट्री और सिलोम, नोटोकॉर्ड, सेगमेंटेशन एंड ऑर्गन सिस्टम। अब एक एक करके सबको हम देखते हैं। तो पहला क्या था, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 1 में है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देखिए लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ और बताता हूँ। एक चीज़ कभी ना कभी आप स्कूल टाइम में पढ़े होंगे और नहीं पढ़े होंगे तो ध्यान में रखिए कि एक सिंगल सेल जो होता है ना, यही आगे चल कर के पूरे एक ऑर्गेनिज्म को बनाता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको एक सेल है ना, एक सेल से शुरुआत होता है और कई सारे सेल मिलके, जो मतलब इंसान ले लीजिए, हम हैं, आप है, कोई भी है, वो किससे बना है, ग्रुप ऑफ सेल से ही बना हुआ है। तो सबसे पहले क्या होता है ना, ये जो सिंगल सेल है ना, हाँ, सेल से टिश्यू बनता है। टिश्यू कहने का मतलब कुछ सेल जो आपस में सिमिलर होंगे, मिलते जुलते होंगे, आपस में ग्रुप कर लेंगे। इसको लिखना नहीं है, मैं बस बता रहा हूँ आपको समझाने के लिए, या फिर लिख ही लीजिएगा। 1 मिनट रुक जाइए, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। एक सेल है और आपस में कुछ सिमिलर सेल कंबाइन कर लेते हैं, है ना, आपस में कुछ सिमिलर सेल कंबाइन करके क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। और फिर अलग अलग टिश्यू आपस में कंबाइन करके ऑर्गन बनाता है। और ये ऑर्गन भी कुछ ऑर्गन साथ में मिलकर के क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और यही ऑर्गन सिस्टम मिलकर के कोई भी ऑर्गेनिज्म बन जाता है। बस यहीं तक हम लोग रखते हैं, ऑर्गन सिस्टम तक रखते हैं, है ना बात यहाँ तक। अब आराम से ये सुनिए कि कुछ एनिमल यानी कि वो एनिमल जो सबसे पहले अर्थ पे आए होंगे, वो तो बहुत सिंपल टाइप के होंगे। जब शुरुआत हुआ होगा एनिमल्स आने का सिलसिला इस अर्थ के ऊपर, तो जो सबसे पहला एनिमल आया होगा वो सिंपल टाइप का होगा। तो सिंपल टाइप का जो एनिमल था ना, तो उसमें सिर्फ सेल ही मिलता था, मतलब वो पूरा का पूरा सेल का ही बना हुआ था, बस सेल ही उसमें मिलता था। लेकिन कुछ और एनिमल जब इवॉल्व हुए, एडवांस हुए, तो सेल के जगह पे उनमें अब टिश्यू भी देखने को मिलने लगा। फिर अगर एनिमल में और एडवांसमेंट हुआ तो ऑर्गन, टिश्यू की जगह क्या मिलने लगा, ऑर्गन मिला। फिर और एनिमल बेटर हुए और आगे बढ़े तो आगे चल के क्या मिलने लगा, ऑर्गन सिस्टम। आज के डेट में हम लोग में भी ऑर्गन सिस्टम होता है कि नहीं, ऑर्गन सिस्टम है, गाय भैंस बकरी सब में ऑर्गन सिस्टम है। तो हमको यही बात करना है। तो इस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में भी पहला जो हम लोग बात करेंगे ना, वो हम लोग बात करेंगे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और इस सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग एक पॉइंट ये लिखेंगे कि ग्रुप ऑफ सेल्स, या फिर ऐसे नहीं लिखते हैं, लूज एग्रीगेट ऑफ सेल्स, सेल्स आर पैक्ड एज, सेल्स आर पैक्ड एज लूज एग्रीगेट, लूज एग्रीगेट but do not form tissue, but do not form tissue। इसका मतलब क्या हुआ, जो सेल होते हैं ना आपस में पैक्ड हैं, लेकिन कैसे पैक्ड हैं, लूजली पैक्ड हैं।
सेल्स आर पैक्ड एज लूज एग्रीगेट, सेल्स लूजली पैक्ड हैं बट डू नॉट फॉर्म टिश्यू। हम लोग क्या बात किए थे, कुछ सेल आपस में कंबाइन करके टिश्यू बनाते हैं, तो यहाँ भी कई सारे सेल्स आपस में हैं लेकिन वो अभी टिश्यू नहीं बना रहे हैं, अभी सेल ही हैं, कई सारे सेल हैं लेकिन अभी वो टिश्यू यहाँ पे नहीं बना है। ठीक है भाई, तो ऐसा कंडीशन किस में मिलता है, तो इसका एग्जाम्पल याद रखना होगा आपको, और एग्जाम्पल ही इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन भी इसी से आता है। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस में मिलता है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस में मिलता है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस में मिलता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस में मिलता है, क्वेश्चन यहीं से आता है। तो याद रखेंगे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलता है आपको पॉडीफेरा में। किस में मिलता है, पॉडीफेरा में। ठीक है, इस पॉइंट को नोट करिए, फिर इसके आगे लिखवाएंगे। बी नंबर में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर हो जाएगा ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और फिर क्या होगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो पहले इसे नोट करिए सब लोग, हो गया, लिखिए। ठीक है, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में भी जो पहला था वो क्या था, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि वैसे एनिमल जिसमें सिर्फ सेल होगा, अभी टिश्यू नहीं बना है, सिर्फ सेल होगा, लूजली पैक्ड सेल होंगे। किस में ऐसा कंडीशन मिलेगा, पॉडीफेरा में। अब चलते हैं हम लोग आगे, बी नंबर में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बातों को आराम से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, सारी बातें समझ में आ जाएगी, बशर्ते थोड़ा सा शांति से रहिए, पेशेंस बनाए रखिए। बी नंबर में अगर हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए अब इसमें क्या बातें हैं, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल combine to form tissue, combine to form tissue। देखिए क्या बोला गया, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल कंबाइन टू फॉर्म टिश्यू, मिलते जुलते सेल आपस में कंबाइन कर लेते हैं और क्या बना लेते हैं, टिश्यू। जैसे समझने के लिए एक डायग्राम देखिए, ये जो सेल हम बना रहे हैं सारे सेल एक जैसे हैं, तो ये आपस में कंबाइन कर लिए और कंबाइन करके एक टिश्यू बना लेंगे। ये सारे सेल ना एक जैसे थे तो आपस में कंबाइन करके एक टिश्यू बना लिए। फिर यहाँ पर हम ऐसा देखेंगे कि ये सेल बहुत ही आराम से देखिए, हम बातें बहुत ही सारी बातें समझ में आ जाएगी, बशर्ते आप शांति से बैठकर देखिए। देखिए ध्यान से, ये जो सेल है ना, इसको दूसरे टाइप से बनाते हैं, जैसे कि ऐसा 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 ऐसा। तो ये जो सेल है ना, ये आपस में एक जैसे थे, तो ये सारे सेल मिलके एक टिश्यू बनाएंगे। उसी प्रकार एक और बना के देख लेते हैं। ये सारे सेल एक जैसे थे तो ये मिलकर के एक टिश्यू बनाएंगे, यानी कि ये एक टिश्यू बन गया, टिश्यू नंबर 1, इसे मान लेते टिश्यू 2, और ये क्या हो गया, टिश्यू 3। तो यही बातें लिखा गया है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल कंबाइन टू फॉर्म टिश्यू। मिलते जुलते सेल आपस में कंबाइन करके क्या बना लेते हैं, टिश्यू बना लेते हैं।
तो हमको ये नहीं जानना है कि टिश्यू क्या है, हमें बस एग्जाम्पल जानना है कि टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस एनिमल में मिलता है। तो एग्जाम्पल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं बोल रहा हूँ। मिलता है सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में। सिलेंट्रेटा और किस में मिलता है? टीनोफोरा। ठीक है ये पॉइंट। सिलेंट्रेटा और कहाँ मिलता है? टीनोफोरा में। इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिए, फिर मैं इसके बाद ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बताऊंगा। हो गया ना? ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे अगला कौन सा है? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये कंप्लीट हो गया सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किस में मिलता है? पॉरीफेरा में। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस में मिलता है? सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में। अब हम लोग देखने वाले हैं ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस में मिलता है। नंबर सी, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा? अलग अलग टिश्यू आपस में कंबाइन करके क्या बना लेंगे? ऑर्गन बना लेंगे, है ना? तो यही हम बात लिख देते हैं, डिफरेंट टिश्यू combine to form क्या? सॉरी, ऑर्गन ना, कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन। इसका एग्जाम्पल ना क्या है जानते हैं? प्लैटीहेल्मिन्थ। चलिए यहीं पे मैं बता देता हूँ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगला जो है वो है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक मिनट, इसे थोड़ा सा और नीचे लिखता हूँ जिससे आपको अच्छे से दिखेगा। नंबर कौन सा है? डी नंबर। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए तो इसमें बस एक लाइन यही लिखेंगे कि अलग अलग ऑर्गन आपस में मिलकर ऑर्गन सिस्टम बना लेंगे। डिफरेंट ऑर्गन कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, है ना? अलग अलग ऑर्गन आपस में मिलके ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं। एक बार मैं दिख लेता हूँ, आपको दिख रहा है क्या ये? अरे यार, हाँ दिख रहा है।
चलिए इसका एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ कि अब ये किस में मिलता है। तो एस्क टू कॉर्डेटा। एस्क से लेकर के कॉर्डेटा तक मिलता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर से एक बात सुन लीजिए, मैंने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में बात किया, पहला क्या बात किए थे हम लोग, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो किस में मिलता है, पॉरीफेरा में। फिर मैंने बात किया टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो किस में मिलता है, सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा में। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस में मिलता है, प्लैटीहेल्मिन्थ में। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस में मिलता है, एस्क टू कॉर्डेटा। यानी कि अभी तक हम लोग ये देखें ना कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के आधार पे भी एनिमल का 4 टाइप में हम लोग क्लासिफिकेशन कर दिए। एक सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिए आप लोग, इसके आगे हम कुछ और बात बताएंगे, इसको नोट करिए। ठीक है, लिख लिए हैं, ठीक ना। अब चलते हैं आगे, कुछ और बात करते हैं। तो पहला जो बेसिस था वो क्या था, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और हम लोग देख लिए कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में 4 टाइप में हम लोग एनिमल को क्लासीफाई कर दिए। जिसमें सिर्फ सेल होगा उसको सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में रख दिए हैं, जिसमें टिश्यू प्रेजेंट होगा उसको टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, जिसमें ऑर्गन होगा ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, और जिसमें ऑर्गन सिस्टम होगा उसको ऑर्गन सिस्टम में रख देंगे। यानी टोटल पूरे के पूरे जितने भी एनिमल है उसको लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर टोटल कितने टाइप में, 4 टाइप में। अब अगला हम देखते हैं बेसिस क्या है क्लासिफिकेशन का, जर्म लेयर। तो अब हम देखते हैं कि जर्म लेयर के आधार पे कैसे एनिमल का क्लासिफिकेशन कर दिया गया है। लेकिन उससे पहले ये तो जानना होगा कि जर्म लेयर है क्या। हो सकता है आप लोग कुछ नए होंगे या फिर 9-10 सही से नहीं होगा, उनको मालूम नहीं होगा जर्म लेयर क्या होता है। तो मैं एक बार पहले जर्म लेयर के बारे में थोड़ा सा दिखाता हूँ कि जर्म लेयर क्या होता है, और उसके बाद मैं ये बताऊँगा कि जर्म लेयर के बेसिस पे कैसे एनिमल का क्लासिफिकेशन किया गया है। तो जैसे कि ना स्टार्टिंग से हम लोग ये पढ़ते आए होंगे, पहले हेडिंग तो दे दें, नंबरिंग क्या था, बी था या 2 था, नंबर 2 था ना। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में नंबर 2 में है जर्म लेयर। जर्म लेयर, अब ये जर्म लेयर क्या होता है ना, तो देखिए जैसे एक स्पर्म है एक ओवम है, स्पर्म है और ये ओवम है। जब दोनों फर्टिलाइज करता है तो पहले तो जायगोट बनता है, इन दोनों के फर्टिलाइजेशन से पहले बनता है जायगोट, और इस जायगोट से आगे चल कर के क्या बनता है, एम्ब्रायो। तो एम्ब्रायो में ना सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहले 3 लेयर बनता है, ऐसे 3 लेयर बनता है, ये रहा, ये रहा और ये रहा। इसे बोलते हैं एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, इसे बोलते हैं मेसोडर्म और इसे बोलते हैं इंडोडर्म। ये 3 लेयर दिख रहा है, यही जर्म लेयर है, इसी को बोलते हैं जर्म लेयर। और इन्हीं तीनों जर्म लेयर से पूरे बॉडी का फॉर्मेशन हुआ है। यानी कि एक्टोडर्म से बॉडी का कुछ पार्ट बना होगा, मेसोडर्म से कुछ पार्ट बॉडी का बना होगा और बॉडी का कुछ पार्ट इंडोडर्म से बना हुआ है। तो जर्म लेयर के आधार पर एनिमल का क्लासिफिकेशन, हाँ जर्म लेयर के बेसिस पे एनिमल का क्लासिफिकेशन किया जाता है। कैसे, देखिए जैसे अगर हम एनिमल्स की बातें करें, ये पूरा का पूरा एनिमल्स है, तो हम लोग ना इस एनिमल्स को 2 टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं। किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ जर्म लेयर।
जर्म लेयर के आधार पे एनिमल को हम लोग दो टाइप में क्लासिफाई कर दिए हैं। कौन कौन सा भाई? देखिए, एक को बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। क्या बोलते हैं? डिप्लोब्लास्टिक। थोड़ा ऊपर से ही करते, नीचे डायग्राम भी बनाना होगा। डिप्लोब्लास्टिक और दूसरा क्या हो जाएगा? ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्या हो जाएगा? ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी कि जर्म लेयर के बेसिस पे, जर्म लेयर के आधार पे भी एनिमल्स को दो टाइप में क्लासिफाई किया गया है, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। इन तीनों में क्या अंतर है ना? तो ये डिप्लोब्लास्टिक में यहाँ पर डाई लिखा है ना, डाई। डाई का मतलब क्या होता है? हमेशा 2 होता है। इस डाई का मतलब तो 2 ही होता है। यानी कि डिप्लोब्लास्टिक वैसे एनिमल को बोलेंगे जिसमें सिर्फ 2 जर्म लेयर प्रेजेंट होगा, एक्टोडर्म और इंडोडर्म। तो इस पॉइंट को मैं लिख देता हूँ, 2 जर्म लेयर ब्रैकेट में लिख देता हूँ, एक्टोडर्म और इंडोडर्म। एक्टो और इंडोडर्म आर प्रेजेंट। यहां पर मीजोडर्म क्या होगा? अब्सेंट होगा। मीजोडर्म अब्सेंट। मीजोडर्म अब्सेंट। यहां पर देखिए इस डायग्राम को, यहां पर 3 जर्म लेयर था, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, इंडोडर्म। इसमें से सिर्फ 2 जर्म लेयर ही होगा, एक्टोडर्म और इंडोडर्म। ये मीजोडर्म वाला जो है ना, बीच वाला लेयर, यहाँ पर क्या है? अब्सेंट है। मीजोडर्म अब्सेंट। अब इसमें देखते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल किसे बोलेंगे। ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या लिखा गया है? यहाँ पर आपको ट्राई दिख रहा है ना, इसका मतलब क्या होता है? 3। यानी कि यहाँ पर तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट होगा। 3 जर्म लेयर। कौन कौन से जर्म लेयर हैं? तीनों, एक्टो, मीजो एंड इंडोडर्म। आर प्रेजेंट। बहुत सिंपल सी बात था। जिस एनिमल में 2 जर्म लेयर होगा, एक्टोडर्म और इंडोडर्म, इसे हम लोग क्या बोल देंगे? डिप्लोब्लास्टिक। और जहाँ पर 3 जर्म लेयर होगा, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, इंडोडर्म, इसे अपन लोग क्या बोलेंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल बोलेंगे।